सावधान। गेट लगा दे, खिड़की लगा दे, जनाब आ जाती है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय, निमि चंद्राचार्य की जय, कोमटसार जी जीवकांड जी की जय। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुगणं वोचम्। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अन्ना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जन उमरा भाभी पारश बाबू जी निमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग अलौकिक गणित के बाद में धारा पढ़ रहे थे, तो शुरू से ही थोड़ा संक्षेप में ले लेते हैं क्योंकि दिमाग से सारी बातें निकल गई होगी सबके, तो शुरू से थोड़ा सा लेते जा रहे हैं। आप लोग बोलिए, जहाँ समझाना होगा मैं समझा दूंगी पुस्तक में से। जैसे सबसे पहले 14 धारा का नाम है, फिर धाराओं को क्या क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसका वाचना कर लीजिए शुरू से। आप लोग करिए, जहाँ किसी को समझ में नहीं आए पूछेंगे अथवा मुझे समझाना होगा तो समझाएंगे। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। 14 धाराएं। नंबर 1 सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, प्रतिधारा, अकृति धारा, घन धारा, अगन धारा, प्रति मात्रक धारा, अकृति मात्रक धारा, मात्रक धारा, घन मात्रक धारा, अगन मात्रक धारा, विरूप वर्ग धारा, विरूप घन धारा, विरूप घनाघन धारा। ये हमारे जो है 14 धाराएं हो जाती है। कृति धारा किसे कहते हैं? मंजू जैन दिल्ली। कृति धारा किसे कहते हैं? धारा निकलती है प्रतिधारा का दो का वर्ग 4 धारा आएंगी। जिसमें वर्ग रूप संख्या निकले उसको प्रतिधारा कहते हैं। मैंने क्या पूछा? प्रतिधारा। अकृति धारा पूछी थी मैंने। आपने प्रतिधारा। अकृति धारा किसे कहते हैं? जिसमें वर्ग, जिसमें, हाँ बोलिए। वर्ग रूप संख्या विशेष। आपकी आवाज नहीं है। आपका नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा आपका। जैकी भाई साहब, अकृति धारा किसे कहते हैं? आप म्यूट हैं। अकृति धारा में जो संख्याएं आती है वर्ग रूप नहीं होती है। जो वर्ग रूप नहीं, जो संख्याएं वर्ग रूप नहीं होती है उनके जो धारा बनती है वो अकृति धारा होती है। जैसे अब दो किसी का वर्ग रूप नहीं है, 3 किसी का वर्ग रूप नहीं है, 5 किसी का वर्ग रूप नहीं है, तो ये संख्या जिसमें आएगी वो अकृति धारा रहेगी। बहुत अच्छा। केवल ज्ञान कृति धारा में आता है कि अकृति धारा में आता है? अकृति मात्रिक धारा में। केवल ज्ञान कृति धारा में आता है। अकृति मात्रिक धारा। केवल ज्ञान की संख्या कृति धारा में आती है। कृति धारा में आती है। तो अकृति धारा के सभी स्थान कितने हो जाएंगे? केवल ज्ञान -1। अकृति धारा के 90 हो जाएंगे। केवल ज्ञान -1 तक होगा, पर स्थान कितने होंगे? वो तो जब हम संख्या चलेंगे ना, 2 3 5 6 7 कहाँ तक चलेंगे तो केवल ज्ञान -1 तक चलेंगे। तो वर्ग रूप है, उससे -1 तक
आकृति धारा में स्थान कितने होंगे? 20। केवल ज्ञान माइनस केवल ज्ञान का स्क्वायर रूट। हाँ, वर्गमूल। बहुत अच्छा। ये आकृति धारा की हुई। सर्वधारा किसे कहते हैं? कौन? उषा जी बताएंगी क्या सर्वधारा किसे कहते हैं? सबसे हल्का प्रश्न, उषा सेठी, कलकत्ता। सर्वधारा किसे कहते हैं? नहीं बताएंगे? चलिए, निशा जैन, सर्वधारा किसे कहते हैं? इसमें एक से लेकर केवल ज्ञान तक के सारे वो आ जाते हैं। सारी संख्या जिसमें हो, केवल संख्या जिसमें आ जाती है। अविभाग केवल ज्ञान केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक जिसमें सारी संख्या पाई जाती हो, आ जाती हो वो सर्वधारा में सारी संख्या आती है। बहुत अच्छा। विषम धारा किसे कहते हैं? सरिता जैन, चेन्नई। ऑड नंबर्स को विषम धारा कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे। जो इवन और ऑड नंबर्स होते हैं तो ऑड नंबर्स को विषम धारा कहते हैं। ठीक है क्या दीदी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यह भी केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत से -1 तक होती है, क्योंकि केवल ज्ञान तो ऑड इवन नंबर में आ जाता है, तो उससे -1 तक ऑड नंबर्स में आएगा तक की संख्या इसमें आएगी। बहुत अच्छा। घन मात्रिक धारा किसे कहते हैं? त्रिशला जी। घन मात्रिक धारा त्रिशला जी क्या निकल गई है क्या? हाँ, त्रिशला जी हैं। तो त्रिशला जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैंने खोला ही नहीं था, मैं जवाब दे रही थी तो मैंने खोला ही नहीं था। जो संख्याएं घन उत्पन्न करती हैं वो घन मात्रक होती हैं। जैसे किसी संख्या को 3 बार गुना करा जाता है तो वो होती है, जिसमें घन को उत्पन्न करने की समर्थ होती है, वो उस धारा को घन मात्रक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 उसको घन बनाने में घन बन सकती है इसका। तो ये कहाँ तक जाएगी? ये केवल ज्ञान के पास तक जाएगी, उस केवल ज्ञान से पहले। बहुत सुंदर। केवल ज्ञान के पास तक, केवल ज्ञान के पहले कुछ नहीं। जहाँ तक का घन केवल ज्ञान के अंदर आएगा तो केवल ज्ञान उसके बहुत आगे तक है। बहुत बहुत सुंदर उत्तर। घन मात्रिक धारा जो जिस संख्या के द्वारा घन की उत्पत्ति होती हो, तो सभी संख्याओं का घन तो निकल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी निकल जाएगा। लेकिन केवल ज्ञान का अगर हम घन निकालेंगे तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाएगा। इसलिए केवल ज्ञान तक उसके आसन माने उसके पहले तक, पहले मतलब पहले नहीं, उसके नजदीक की संख्या जो घन रूप होगी वहां तक। बहुत अच्छा। अघन मात्रिक धारा कौन बताएंगे? अघन मात्रिक धारा। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। जिसका अपन ने घन कर दिया, जिस संख्या का अपन ने घन कर दिया, वह अगर घन संख्या केवल ज्ञान से आगे निकल जाती है तो उसे कहते अघन मात्रिक धारा। क्या कहे? जिस संख्या का घन करते घन हैं, करने पर घन संख्या का जो प्रमाण आता है वह केवल ज्ञान से आगे निकल जाता है। निकल जाता है। बहुत अच्छा। तो केवल ज्ञान के आगे निकल जाता, यानी तो केवल ज्ञान का जो नजदीक का घनमूल है +1, यानी केवल ज्ञान के प्रथम घनमूल +2 ऐसा करते जाएंगे, आगे 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 आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर मात्रिक का धारा बहुत अच्छा उत्तर दिया सबने, इसका मतलब सबको याद है। चलिए, अपने थोड़ा याद नहीं है दीदी, थोड़ा बहुत पढ़ा है अभी, वही दिया, याद बहुत याद नहीं है। देख करके भी बोलना बहुत बड़ी बात है ना। सभी जघन संख्याएं समरूप होती हैं कि विषमरूप? जितनी भी जघन्य संख्याएं हैं वे समरूप होती हैं कि विषमरूप? जघन्य संख्याएं सब समरूप होती हैं, केवल ज्ञान को समरूप होती है सारी संख्या।
और जितनी भी उत्कृष्ट संख्याएं होती हैं वे समरूप होती हैं कि विषम रूप होती हैं? विषम रूप विषम रूप होती है, केवल ज्ञान को छोड़कर। केवल ज्ञान। को छोड़कर। केवल ज्ञान उत्कृष्ट उत्कृष्ट है, संख्या सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट होते हुए भी ये, क्योंकि विषम इसको क्या देखा कि वर्ग के द्वारा ये प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब वृद्धि ये के- समरूप है। बहुत अच्छा। चलिए अब द्विरूप वर्ग धारा में आते हैं। द्विरूप दो रूप से वर्ग करते हुए, मतलब वर्ग करते हुए जिसमें धारा जहां पर संख्या पाई जाए। द्विरूप माने दो, वर्ग माने वर्ग, तो 2 गुना 2 से जो शुरू होती हो वह धारा। तो द्विरूप वर्ग धारा में छठा स्थान कौन सा है? द्विरूप वर्ग धारा का छठा स्थान कौन सा है? इकट्ठी इकट्ठी। इकट्ठी। इकट्ठी कैसे आती है? बादल बादल का बादाल बादल। बादाल बादाल बादल गुनी बादल से इकट्ठी आती। बहुत अच्छा। तो छठा स्थान है, पहला स्थान 4 है, फिर 4 चौक 16 है, फिर 16 16 256, फिर पन्नट्ठी। पन्नट्ठी को पन्नट्ठी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 65 से शुरू हुई है। 65 से शुरू हुई है, 65 इसलिए पन्नट्ठी हो गई। बादाल को बादाल क्यों कहते हैं? 42 से शुरू हुई है, 42 से शुरू होता है, 42 से शुरू। बहुत अच्छा। और इकट्ठी को इकट्ठी क्यों कहते हैं? 18 से शुरू होती है, 18 से शुरू होती है। एक अट्ठी 1 8। बहुत सुंदर उत्तर सबका। तो 6 स्थान हम लोग सब जानते हैं द्विरूप वर्ग धारा के 3 स्थान। 6 स्थान के बाद में इसके द्विरूप वर्ग धारा के और आगे स्थान, इसके बाद छेद किसे कहते हैं? दीदी आवाज बराबर नहीं आ रही, बाकी लोग म्यूट कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बोल रहे थे ना अभी। सब कोई बोल करके ना बंद कर लिया कीजिए थोड़ा। अर्धछेद किसे कहते हैं? 16 का अर्धछेद कितना होगा? 4 होगा, 4। मैं बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। विवक्षित राशि का जितनी बार आधा आधा होता है उतना आधा। के अर्धछेद होते हैं, और 16 का अर्धछेद 4 होगा, क्योंकि 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 चौक सॉरी 2 दूनी 4, 4 चौक 16 का अर्धछेद 16 का आधा 8, फिर 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1 फिर 1 है ना? 4 आधा आएंगे आधा 16 में। बहुत अच्छा। आधा कनका जी आधा ने आधा आधा करना है ना दीदी। 4 बार दीदी, आधा होगा। दीदी एक तो बार क्या- फिर से आप बोलिए, सबके आवाज में कुछ समझ ही नहीं पड़ता। तो अर्धछेद किसे कहे गए? ये सब हम लोगों को इसलिए भी याद रखना पड़ेगा, कर्मकांड जी में भी आएगा, जीवकांड जी में भी आएगा, तो हमको समझ के रखना ही पड़ेगा। तो अर्धछेद आचार्य कहते हैं कोई भी राशि आप ले लीजिए, उसको आधा आधा जब तक करते जाइए जब तक एक शेष नहीं बचे। यानी जितनी बार आधा आधा हो उतनी बार को उसका अर्धछेद कहा जाता है। जैसे 16 है तो 8 एक बार हुआ, फिर 4 दूसरी बार हुआ, फिर 2 तीसरी बार हुआ, फिर 1 चौथी बार हुआ। तो 16 के अर्धछेद कितने हुए? 4 हुए। ठीक है, समझ में आ गया जी होगा? जी जी। अर्धछेद को दूसरी तरह से समझने के लिए और क्या बताया था आचार्य ने कि भाई किसी राशि का जितना दो की संख्या से जितना उसका स्क्वायर हो वो उसका अर्धछेद होता है। जैसे 256 है, 256 पर 2 पर कितना होगा? 2 की संख्या पर जितना पावर होता है उस राशि के उतने ही अर्धछेद होते हैं। कोई भी राशि ले लीजिए, 4 ले लिया हमने, सबसे छोटी से समझते हैं, तो 2 को हम 2 पर पावर 2 लिखेंगे। तो इससे क्या मतलब हुआ कि 4 के अर्धछेद 2 होते हैं। किसी भी राशि को 2 के पावर में लिखना, जैसे 16 है, 16 क्या होगा? 16 पर 2 पर पावर 4 आएगा ना? 2 पर पावर 4 समझ रहे हैं ना? 2 पर पावर 4 समझ रहे हैं? 2 पर पावर 4
का मतलब होता है 2 को 4 बार लिख करके गुना करना। 2 पर 2 पावर का मतलब होता है 2 को 2 बार लिख के गुना करना। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि और अर्धछेद हम कैसे जाने भाई, ये तो आपने भाग कर करके बताया, 16 को आधा करो फिर यानी 2 से भाग देते जाओ। एक तो ये हुआ। दूसरा कहते हैं कि किसी भी संख्या का 2 पर जितना पावर हो उतना उसका अर्धछेद होता है। जैसे हमने समझा 4 संख्या है, 4 संख्या का कितना अर्धछेद होगा, तो 2 पर पावर 2, 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर 2 अर्धछेद हुए। 16 पर 2 पर पावर 4 होगा तो 16 होगा, तो 16 के अर्धछेद कितने हुए, 4 हुए। फिर 256, 16 गुना 16 256 होता है द्विरूप वर्गमूल में, तो 2 पर पावर 8, यानी 2 को 8 बार लिख करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो 256 के अर्धछेद कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो एक तो हुआ भाग के द्वारा, एक हुआ पावर के द्वारा अर्धछेद का पता करना। उसी तरह से पनठी का 2 पर पावर 16 हो जाएगा, बादाल का 2 पर पावर 32 हो जाएगा, और इकट्ठी का 2 पर पावर 64 हो जाएगा। श्रुत के, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न कर देते हैं, कर्मयोग योग में बहुत अच्छी तरह समझाए थे। अभी सुमन जी जयपुर जो उस समय इसमें बहुत एक्टिव होकर के जिन्होंने निकाली थी सारी राशि इकट्ठी की, और पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, काफी अभी अस्वस्थ चल रही हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। 3 अप्रैल से हॉस्पिटल में ही है, परसों आईसीयू से निकली, अभी 2 दिन और लगेंगे उसको हॉस्पिटल में। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, कुछ खा नहीं रही है, ओरल खाली स्लाइन पे ही है, वो मुंह एकदम खराब हो चुका है। आप लोग खा गोरी नहीं रही ओरल, मुंह कौन एकदम सुमन जैन खराब। दीदी, कौन सुमन जैन दीदी? सुबह की क्लास में अपने सत्संग में जब पंडित जी साहब थे, हाँ तो हाँ हाँ पे 10 धर्म की कहानी वो सुनाती थी। हाँ जी जी वही। वो जीजे राजू तो भाई जी की क्यों पिता की अस्वस्थ बहू, चल सुकुमार रही है? की बहू। ठीक नहीं है अभी? सुकुमार की बहू, हाँ काई हो बिकॉज सीजर्स आ रही है, मेरे क्या आ रही है, फिर पहले 10 लक्षण में एक आई भी टाइम ट्रीटमेंट चलो, अब तो कंटिन्यू आवन लगी। ब्रेन का क्या हो रहा है उनको? समझा नहीं सुमन दीदी, क्या बोल रहे हो आप? क्या हो रहा ब्रेन है में उनको? स्वेलिंग है उसके, वो ज्यादा बढ़ते जा रही है। नहीं ना बहुत दिन से 6 महीने से। उसको तो मना है ना, सब चीज का मना है उसको, तो मोबाइल उसका क्लोज कर दिया उसको, बात करने, क्योंकि उसके दिमाग पे प्रेशर था, फुल बेड रेस्ट है, दिमाग पे प्रेशर है, और अभी तो बहुत हालत नाजुक है। अभी तो 4 बार हॉस्पिटलाइज होगी, 1 बार वेंटिलेटर पे चली गई, हालत खराब। जब तो क्लास में आ कौन रही ना। हाँ मुझे लगा कि नहीं टाइम मिल रहा है उनको, इसलिए नहीं आ रहे। ना, याद तो बहुत आई दिन से मुझे नहीं आए बहुत हो, बार। आए नहीं। डॉक्टर ने एकदम, मतलब ये मंदिर में बहुत एक्टिव थी, तो मंदिर वाले मेंबर्स जाते हैं तो उसको बोलते हैं, तो वो फिर सोचने लग जाते हैं, तो डॉक्टर ने बोला इनका मिलना जुलना बंद कराओ, कोई जाता है तो बस हाँ ठीक हो इतना पूछ के उनको बाहर कर दो। उम्र नहीं है वो उनकी इतना ज्यादा, महाराज एज तो माता ज्यादा नहीं है, उम्र बहुत नहीं, कम थी मेरे से उनकी 2 तो। साल छोटी, 60 साल की हुई है अभी तो, हाँ बहुत कम है उम्र तो। मेरे से भी छोटी है। बीमारी उस समय अपने लोग का कर्मयोग योग चल रहा था, तो याद होगा आप लोगों को, श्रुत के हाँ शब्द जी आए थे। अभी याद आया, आपने श्रुत के बताया ना तो शब्द। याद आया। जो संख्या बहुत जल्दी याद करती थी, हाँ। जो संख्या बहुत याद करती थी। उनको संख्या बहुत याद होती थी, हमको हाँ, संख्या जो उतनी संख्या बहुत याद जल्दी नहीं याद होती है, होती थी। हाँ, उनको संख्या बहुत याद होती थी, बिल्कुल। और दीदी बहुत आपको लोग मालूम बाद पड़ा में होगा ना, ललिता दीदी सादर प्रणाम, संजीव जी गोधा का भी आपको मालूम पड़ा होगा, बहुत कम एज थी उनकी। उनका तो खैर बहुत, हाँ हाँ उनका तो पता है। तो नागपुर आए थे जब मेरी बात भी हुई थी उनसे। चारू कीर्ति जी गए। दीदी आजकल एक हीरा जी पांड्या भी नहीं आ रही है, उनके तो सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो एक्चुअली वो थोड़ा बिजी जाता है, अभी आ नहीं पाती है, वैसे ठीक है उनके। वो बहुत दिन से नहीं श्रुत के बहुत हो शब्द रहा है। आए थे, तो श्रुत के शब्द में क्या आया था कि इकट्ठी से एक कम, यानी 2 का घात 64 कर दो, उसमें -1, इस तरह से वहां पर आया था। तो 2 की घात 64 करके सुमन जी ने मल्टीप्लाई करके बताया था सबको उस समय। तो यहाँ पर दीदी उनकी संग प्रमाण मनुष्य संख्या भी निकाली थी उसने, सारे गणित का बहुत हल कर, बहुत हल कर, उनकी संग प्रमाण संख्या भी उसने निकाली थी। वही बात, ये एक गलती होने से पूरा गलती होते जाता है, फिर पूरा वापस करी।
बहुत करती थी माता जी महाराज का भी जो मतलब स्वाध्याय में ये आदिनाथ मंदिर के पास में तो हर माता जी महाराज को पूरा टाइम देती थी, स्वाध्याय में बहुत जोड़ती थी। दर्शन भी करवाती थी अब तो- हमें कि माता जी के दर्शन कर लो, हमें ऑनलाइन दर्शन भी कराती थी कई बार। हाँ ऑनलाइन दर्शन करवाई थी। हाँ दर्शन भी कराती छोटी थी। छोटी नाटिका भी करी थी ना पर्यूषण में, वो भी दिखाया छोटी था। नाटिका भी करी थी उन्होंने बहू के साथ। हाँ, उन्हीं ने की थी। हाँ हम लोगों ने अर्धछेद समझा। अब एक चीज और आई थी, उसका क्या नाम था, याद है किसी को? अर्धछेद के बाद वर्ग शलाका आई थी दीदी। वर्ग शलाका आई थी। हाँ इतना वर्ग याद है। शलाका आई थी। तो वर्ग शलाका किसे कहते हैं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 2 के वर्ग से लगाकर जितनी बार वर्ग करें और वो विवक्षित राशि आ जाती है, उसको जितनी बार आती है तो उसके वर्ग शलाका बोलते हैं। जितनी बार वर्ग करते जितनी बार वर्ग करते हैं। करते अर्धछेद में तो क्या है कि राशि को आधी आधी जैसे कर रहे हैं। 16 है तो 16 का 2 × 2 4, 4 × 4 16, तो 2 वर्ग शलाका। दो वर्ग शलाका, 2 बार वर्ग किए। हाँ, तो 2 बार। अर्धछेद और वर्ग शलाका में संबंध क्या आपस में? तो संबंध ये है, ऐसे तो अर्धछेद किसी भी संख्या का आधा आधा करते जाओ, अर्धछेद जितनी बार आधा आधा करो उतना उसकी काउंट कर लो तो वो अर्धछेद हो गए। वर्ग शलाका किसको कहे कि हम वर्ग कितनी बार कर रहे हैं, वर्ग, वो वर्ग शलाका। दोनों में संबंध क्या है? तो अर्धछेद के छेद वर्ग शलाका होते हैं। अर्धछेद के छेद वर्ग शलाका होती है। जैसे चार ये 16 का अर्धछेद 4 है, वर्ग शलाका कितनी है? 2 है। तो 4 के अर्धछेद 2 होते हैं। तो अर्धछेद के छेद अगर वापस करें तो वो उसकी वर्ग शलाका हो जाती है। ठीक है, चले आगे चले। किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लो भाई, थोड़ा सा कठिन तो है ही है। अब द्विरूप वर्गधारा के सर्व स्थान, भाई कितने स्थान है द्विरूप वर्गधारा में? स्थान कितने हैं? तो हम लोगों ने जाना था 4, 16, 256, 65, 42 और बादाल और इकट्ठी, पन्नठी बादाल इकट्ठी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं? संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। जघन्य परित असंख्यात किस तरह से आता है? जघन्य परित असंख्यात किस विधि से निकलता है? कुंड विधान से जब चारों कुंड शिखाऊ तक भर जाते हैं और आखिरी का अनवस्था कुंड की जो होती है उससे। अनवस्था कुंड की अनवस्था जब चारों शिखाऊ तक भर जाते हैं पूरे, और जो लास्ट का जो अनवस्था कुंड होती है उसके अंदर जितनी सरसों आती है वो जघन्य परित असंख्यात की काउंटिंग होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा याद है, बहुत अच्छी बात है। उत्कृष्ट संख्यात क्या होगा? उत्कृष्ट संख्यात जगत प्रतिशत संख्यात की संख्या को लास्ट वाली को हम माइनस कर देंगे, जो लास्ट की संख्या होगी वो उत्कृष्ट लास्ट की संख्या से लास्ट की संख्या से क्या मतलब हुआ बीना जी? मतलब जैसे हमारी 100 है, जैसे हमने 1 से 100 तक करी, 100 वाली संख्या को हम माइनस कर देंगे तो हमारी 99 वाली संख्या उत्कृष्ट। नहीं, जघन्य परित संख्या में से 1 माइनस करने से उसकी उत्कृष्ट पीछे वाले की उत्कृष्ट संख्या निकल जाएगी। पीछे वाली की उत्कृष्ट संख्या। जघन्य परित संख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्या। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पन्नठी के बाद इकट्ठी के बाद संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित संख्यात की वर्ग शलाका आएगी। ये जो वर्ग शलाका आ रही है ये संख्यात है कि असंख्यात है? ये जो संख्या आ रही है ये संख्यात है कि असंख्यात है? संख्यात अभी तो कोई नहीं आया, संख्यात है। मध्यम संख्यात। मध्यम संख्यात। फिर उसके बाद कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित संख्यात के छेद
ये भी संख्यात ही संख्या है। फिर संख्यात स्थान जाने पर जघन, क्यों कैसे समझे कि ये संख्यात ही है? कहने से तो कोई मानेंगे नहीं। है ना, ये अभी तो जघन्य क्योंकि परित नहीं, असंख्यात ही नहीं इसके आया है, नहीं, इसलिए क्योंकि हाँ, अभी उससे चूंकि शुरुआत। बहुत अच्छा उत्तर। चूंकि ये जघन्य परित असंख्यात की वर्गशाला का अर्धच्छेद आ रहे, जघन्य परित असंख्यात असंख्यात का पहला भेद है, तो अभी तक तो वो जघन्य परित असंख्यात आया ही नहीं। तो उससे पहले जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? सब मध्यम असंख्यात असंख्यात में, सॉरी मध्यम संख्यात में है। जब परित असंख्यात आ जाएगा उसमें एक माइनस करने पर तो उत्कृष्ट संख्यात आएगा। तो यहाँ पर तो उत्कृष्ट संख्यात भी नहीं है, सभी मध्यम संख्यात आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। तो जघन्य परित संख्यात का वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर जघन्य परित असंख्यात। जो जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल आ रहा है, ये उत्कृष्ट संख्यात है कि मध्यम संख्यात है कि असंख्यात है? उत्कृष्ट संख्या। ये संख्यात ही है, क्योंकि ये वर्गमूल का वर्गमूल मतलब वर्गमूल है अभी तो ये। इसलिए अगर हम संख्या जघन्य परित असंख्यात को मान लेते हैं 100, तो उसका वर्गमूल तो 10 हुआ। 10 ये तो हुआ, मध्यम ही है, अभी मध्यम ही चल रहा है। मध्यम। वास्तव में उत्कृष्ट संख्यात तो, अगर असंख्यात 100 है तो उत्कृष्ट संख्यात तो 99 होगा। संख्या मानी जा रही है ना, प्रिज्यूम कर रहे हैं संख्या को। तो अगर हम 100 मान लेते हैं परित संख्यात को, तो उसमें एक माइनस करेंगे यानी 99 अगर आता तब तो उत्कृष्ट संख्यात होता। क्या आ रहा? 10 आ रहा। ये तो मध्यम संख्यात में चल रहा है सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? आगे चल रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जघन्य स्थान, सॉरी संख्यात स्थान जाने पर, स्थान कितने? तो जघन्य परित संख्यात के छेद मात्र स्थान जाने पर, जघन्य परित संख्यात के जितने छेद, छेद मतलब अर्ध छेद, उतने जाने पर क्या होगा? तो कह रहे हैं जघन्य युक्त असंख्यात, जिसको कि आवली कहते हैं। यहाँ पर विशेष बात हमारी म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सब कोई। जघन्य युक्त असंख्यात इज इक्वल टू आवली, है ना। आवली से हम लोगों को कभी भी भाव भाषणा नहीं होती थी कि आवली तो बहुत छोटा सा समय है, आवली तो बहुत छोटा सा समय है। आवली को तो कुछ हम लोग अंतर्मूर्त को ही हम लोग कुछ नहीं समझते, है ना। कहीं पर भी अंतर्मुक्त आता तो हम लोग को लगता है तो चुटकी बजाने की, मतलब कोई खास चीज नहीं है, ऐसे लगता था। यहाँ आज हम लोग जब धारा पढ़े हैं तो समझ में आया कि आवली कितनी बड़ी है। जघन्य परित असंख्यात आने के बाद में कितना स्थान गया है। कैसे ये स्थान जो जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे करके जा रहे हैं? वर्ग वर्ग करते करते बिल्डन राशि से नहीं जाएंगे क्या इसके? जघन्य युक्त संख्यात के जो स्थान है वो बिल्डन दे राशि से जाएंगे शायद। क्या कुछ कह रहे हैं? क्या मैं कह रही हूँ जगत युक्त संख्यात के जो जाएंगे वो बिल्डन दे राशि से जाएंगे ना शायद। जघन्य परित संख्यात के नहीं, युक्त संख्यात के बता रही हूँ मैं, जघन्य युक्त संख्यात के बिल्डन दे राशि से अभी आई नहीं है। अच्छा, जघन्य युक्त संख्यात का आवली के लिए कह रहे हैं। हाँ, आवली बिरलन दे राशि से आती है। तो यहाँ पर जब हमने देखा था कि पनट्ठी में 5 संख्या थी, फिर बादाल में शायद 9 या 10 संख्या हो जाती है, फिर इकट्ठी में 20 संख्या हो जाती, तो हम ऐसी भाव भाषणा हो रही कि डबल डबल संख्या काउंटिंग नहीं बता रहे हैं, अंक बता रहे हैं। पनट्ठी में 5 अंक थे, बादाल में 10 अंक हो गए और इकट्ठी में 20 अंक हो गए। अब यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो जघन्य परित संख्यात का वर्ग 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 करते जा रहे हैं, वो कितना बड़ा होता होगा। और उसको क्या कह दिया गया? आवली। ये कैसे कह दिया गया? कैसे समझे कि इतनी बड़े अंकों की प्रमाण आवली है? क्योंकि ये जघन्य युक्त संख्यात का पावर जघन्य युक्त विरलन दे से आया है, वो बिखेर के मतलब जो ना ये नहीं पूछ रहे हैं हमको। भाव भाषणा कैसे करें हम कि जघन्य युक्त संख्यात इतनी बड़ी संख्या है वो आवली है, ये भाव भाषणा कैसे करें, कैसे समझाएं किसी को?
क्या मतलब क्योंकि हुआ? कोई भी आवली- संख्या का वर्ग से वर्ग करते हैं तो वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। नहीं, आचार्य यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, फिर से हो सकता मुझे प्रश्न ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। जघन्य युक्त संख्यात बराबर आवली, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आवली मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? एक सेकंड में करोड़ आवली होती है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आवली में इतने समय होते हैं। मैं बताऊं जघन्य युक्त संख्यात जो इतनी प्रोसेस के बाद आया है, उसमें जितनी संख्या है उतने समय आवली में होते हैं। संख्यात कोड़ा कोड़ी समय, संख्या थोड़ा कोड़ी कोड़ी। थोड़ा थोड़ी तो आवली मतलब आवली बताई गई थी, यहाँ पर समय बोला जा रहा है ना। तो ये यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि जघन्य युक्त संख्यात में की संख्या जितनी है उतने समय एक आवली में होते हैं। जिस आवली को हम लोग कुछ भी मतलब पलक झपकते ही कई आवली हो जाती है, उस एक आवली में चुटकी कितने बजा समय होते हैं। और तो आपने ये भी जघन्य युक्त बताया था संख्या। 1 सेकेंड में 5825.42 आवली होती है। 1 सेकेंड में, वो तो खाली 1 सेकेंड में। हाँ, आपने ये भी बताया इतनी था। आवली होती है, समय नहीं होते हैं, आवली हाँ होती है। भाई, आवली तो बोलो 1 सेकेंड में उतनी आवली होती है, कैसे तो फिर कहाँ कितना पता बड़ा होगा? उसको आधा कर दीजिए, आधी आवली कर दीजिए, उसको 1/4 कर दीजिए, 1/4 आवली कर दीजिए, तो 1/4 सेकेंड हम लोग पकड़ ही नहीं सकते हैं। चलिए वो आजकल दौड़ वगैरह में जो घड़ी काम में आती है उसमें मिनी सेकेंड और क्या क्या सेकेंड है उसमें, तो भी वो आवली कितनी करोड़ों में है। आवली तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। और वैसी आवली, एक आवली कितनी बड़ी है, जघन्य युक्त संख्यात में जितनी संख्या है उतनी बड़ी है, यानी उतने उसमें समय हैं। और प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, सभी कर्मों का बंद हो रहा है, सिर्फ आयु कर्म को छोड़ के। प्रत्येक समय में सिद्धों का अनंतवा भाग और भव्यों का अनंत गुना, इतने कर्मों का, कर्म परमाणु का, कर्म इतने कर्मों का नहीं, इतनी हाँ। कर्म स्पर्धा, इतने कर्म की कर्मान वर्गणाएं हमारे बंध को प्राप्त हो रही है प्रति समय, और प्रति समय नष्ट भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बंद ही हो रहा, प्रति समय नष्ट भी हो रही। बताइए, जिस समय को हम जानते तक नहीं, एक एक समय में इतने, ये तो मतलब ऐसी विधि है कि उतनी ही बंध रही है, स्वतः ही बंध रही है और स्वतः ही नष्ट को प्राप्त हो रही है। अन्यथा तो पता नहीं क्या होता है। एक आवली में पता नहीं कौन सा पहाड़ हो जाता हम लोग के कर्मों का, लेकिन है कि उतने ही खीर भी जा रहे हैं। फिर कहते हैं एक स्थान जाने पर जघन्य संख्याता संख्यात, जघन्य संख्यात के बाद जघन्य असंख्याता संख्यात, जिसको प्रतर आवली कहते हैं, आवली गुना आवली। एक स्थान जाने पर, चूंकि वर्ग हुआ आवली का, इसलिए एक स्थान जाने पर प्रतर आवली आती है। इस प्रतर आवली में बताया गया था कि संख्यात वर्ष हो जाते हैं। इस प्रतर आवली में, यानी कहने का मतलब इसमें जितना समय है, उस समय को अगर इकट्ठा किया जाए तो असंख्यात वर्ष हो जाएंगे। वो समय कितने हो जाएंगे, अगर उनको प्लस जोड़ा जाए, जोड़ करके निकाला जाए तो असंख्यात वर्ष हो जाएंगे। इतना बड़ा ये प्रतरावली, क्योंकि वर्ग हो रहा, वर्ग होने से चीज एकदम से भाई सर म्यूट कीजिए, थोड़ा सा म्यूट कर लें। फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्षला का प्रतरावली के बाद पल्ले, और फिर असंख्यात स्थान पर पल्ले के छेद, फिर असंख्यात स्थान जाने पर वर्ग का वर्गमूल, वर्ग रूट, और फिर एक स्थान जाने पर पल्ले। पल्ले कहाँ से कैसे कैसे चल के आया है। जघन्य परित असंख्यात हमने देखा था कितनी मुश्किल से आया था, उसके आगे कितना सफर हुआ, और सफर भी कैसा, असंख्यात स्थान जाने पर। ये असंख्यात स्थान जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं,
बार 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 वर्ग 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 करते जा रहे हैं। कितनी बार वर्ग कर रहे हैं? असंख्यात बार, असंख्यात बार वर्ग कर रहे हैं। तो सलाकारी, फिर असंख्यात बार वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा है, इसमें वर्ग का वर्ग होते रहता है। छेद आ रहा है, फिर पल्ले आया, फिर पल्ले। इस पल्ले को, ये आयु कहाँ की होती है? पल्ले की आयु भूमि की। भूमि में होती है, भोग भूमि की। अब देखिए कि यहाँ तो सागर तो है नहीं, पल्ले है। पल्ले की आयु भी कितनी बड़ी आयु होती है। कहने को कह देते हैं कि भाई आयु सागर में मिले तो मजा है। पल्ले की आयु तो छोटी सी होती है, पर यहाँ देखें कि पल्ले कितनी मुश्किल से कितने स्थान जाने पर पल्ले आया, वो भी वर्ग वर्ग करके स्थान गए हैं तक। उसके बाद पल्ले को कहते असंख्यात स्थान जाने पर, पल्ले की वर्गशाला का मात्र स्थान जाने पर क्या आएगा? फिर एक स्थान जाने पर सूच्यांगुल, जिसको कि पौना इंच कहते हैं। तो उस पौना इंच में इतने प्रदेश हैं। क्षेत्र का माप कहाँ किससे हो रहा है? संख्या से हो रहा है। तो क्षेत्र का माप काल से हो रहा है। एक सूच्यांगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने, उसको यहाँ पर सूच्यांगुल में वहां करते करते सूच्यांगुल मतलब पल्ले का संख्यात बार वर्गशाला का मित्र स्थान जब वर्ग वर्ग करके गए हैं, तो वो पौन इंच का सूच्यांगुल आया है। उस पौन इंच की महिमा देखें कि कितना बड़ा है वो, पल्ले के बाद कितने दूर जाने पर आ रहा है। इसमें सूच्यांगुल में असंख्यात सर्पणी और सर्पणी काल बीत जाते हैं। फिर एक स्थान जाने पर प्रतरांगुल, सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल प्रतरांगुल। फिर कहते हैं, आप म्यूट कर लेंगे वीणा दीदी, डिस्टर्ब आ रहा है। वीणा दीदी म्यूट कर लेंगे आप। फिर असंख्यात स्थान जाने पर, यानी प्रतरांगुल का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इसमें घनांगुल आएगा कि नहीं? नहीं आएगा दीदी। क्यों नहीं आएगा? एक बार स्क्वायर हुआ ना, द्विरूप वर्ग धारा है, इसके लिए वर्ग वर्ग करते हुए जा रहे हैं, इसके लिए घन रूप संख्या नहीं आएगी। क्योंकि प्रतरांगुल का जब हम वर्ग करेंगे, हमको प्रतरांगुल से घनांगुल लाने के लिए प्रतरांगुल का वर्ग नहीं करना होता, सूच्यांगुल से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो क्या होगा? प्रतरांगुल गुना प्रतरांगुल होगा, जो कि घनांगुल से बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें घनांगुल नहीं आएगा द्विरूप वर्ग धारा में। फिर असंख्यात स्थान जाने पर कह रहे हैं जगत श्रेणी का घन रूप आएगा। जगत श्रेणी जो जगत श्रेणी है वो घन रूप संख्या है ना, अपन लोग कहते हैं ना घन लोग, तो जगत श्रेणी है वो घन रूप संख्या है। जब प्रतरांगुल का असंख्यात वर्ग वर्ग करेंगे तो जगत श्रेणी का वर्ग घन रूट आएगा। जगत श्रेणी का घन रूट आ रहा है, जगत श्रेणी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी तभी तो घन रूट होगा ना। जगत श्रेणी नहीं आएगी। प्रश्न क्या पूछा? क्वेश्चन वापस पूछो। जगत श्रेणी आएगी कि नहीं आएगी? जगत श्रेणी आएगी, क्योंकि जगत श्रेणी जगत वर्गरूप है। श्रेणी तो समरूप है, जगत श्रेणी समरूप है। जगत श्रेणी का वो रूट क्यूब क्या बोलते हैं वो नहीं आएगा, द्विरूप वर्गधारा नहीं आएगी, वो द्विरूपक धारा में नहीं आएगी, पर नहीं जगत आएगी। श्रेणी तो आएगी। द्विरूप वर्गधारा तो नहीं आएगी। जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में आएगी क्या? हाँ, जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में आएगी। चलिए नहीं आएगी, नहीं आएगी। चलिए जगत श्रेणी का वर्गमूल निकालिए। क्या सॉरी, जगत श्रेणी को वर्ग करिए, क्या आएगा वर्ग करने से? जगत श्रेणी जगत प्रतर आएगा क्या दीदी? जगत प्रतर आएगा। 3/2 हो जाएगा, है ना, घन रूट बाई 2 हो जाएगा। फिर वापस वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? घन रूट बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ
इसकी जगत श्रेणी आने कब आएगी? जगत श्रेणी जब घन रूट 3 है, 3 के नीचे 3 आए तब तो आएगी, दोनों कट जाएगा तो जगत श्रेणी आ जाएगा। लेकिन ये कट ही नहीं सकता ना, 3 कभी आए, जब भी वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। ये आप लोगों को हमने नहीं, आपने वो 64 के रूट के हिसाब से समझाया था ना, कि जैसे 64 का रूट है, मतलब उसका निकालते हैं तो 4 आता है, तो 4 तो द्विरूपक धारा में मतलब उसमें आता है, पर ऐसे ही जगत श्रेणी भी उसमें इस तरीके से आएगी। नहीं, जगत श्रेणी 64 के लिए बताया गया था आप लोगों को कि 4 जब घन संख्या का वहां पर आगे में जब आएगा तो 64 संख्या वैसे वर्ग रूप है, 8 8 64, और वैसे 4 चौका 16 चौका 64 घन रूप भी है। वहां ये बताया गया था वो उदाहरण दे करके कि घन रूप होती हुई संख्या भी वर्ग रूप हो सकती है, पर वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है, ये बताया गया था, है ना। 4 का घन है 64, तो 4 का घन 64 है तो 64 घन रूप संख्या हुई, लेकिन 64 वर्ग रूप संख्या भी है। 8 गुना 8 से 64 आता है, 8 का वर्ग करने से। तो कोई कोई संख्या ऐसी है जो कि वर्ग से भी आती है, घन से भी आती है, लेकिन आते हुए भी द्विरूप वर्ग धारा में 64 नहीं आएगा, ये बताया। नहीं तो उसका क्यूब जो निकालते हैं ना 4, तो वो 4 द्विरूप वर्ग धारा में आता है ना। हाँ, 4 द्विरूप वर्ग धारा में हाँ, आता है, वो आपने ऐसे समझाया था कि 4 हाँ। जैसे द्विरूप वर्ग धारा में आता है, ऐसे जगत श्रेणी का भी क्यूब जब हट जाएगा और मतलब जगत श्रेणी खाली रह जाएगा तो वो द्विरूप वर्ग धारा में। हाँ, तो मुझे जगत तो ऐसा श्रेणी, कुछ ध्यान है। हाँ, लेकिन जगत श्रेणी 4 नहीं है ना। जगत श्रेणी मतलब 64 कह दीजिए, वो नहीं है ना। जगत श्रेणी का क्यूब देखिए, 1 मिनट स्लेट पर समझाना आप लोग को। जगत श्रेणी का घन रूट है। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, जब हम दिखाई दे रहा है, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 गुना जगत श्रेणी। फिर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4 जगत श्रेणी हो जाएगा। यानी जगत श्रेणी का रूट हटने के लिए क्या होना चाहिए? 3 हटना चाहिए। तो 3 तो कभी हट ही नहीं सकता ना, इसलिए जगत श्रेणी कभी भी द्विरूप वर्ग धारा में आ ही नहीं सकती। वो पहले उसका घन हटे तब तो उसको जितना हम स्क्वायर करते जाएंगे तो स्क्वायर करते करते 3 कभी कर, फिर 2 से 3/2 ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा वो, अभी तो वो 1.5 हो गया, 3 से 1.5 हो गया, 1.5 बार उसका रूट निकालना है। फिर और रूट कम हो गया तो 3 का 4 बार चौथे हिस्से वाला रूट निकालना है। फिर और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 8वें हिस्से जितना उसका रूट निकालना है। यानी उसका रूट कभी हटेगा ही नहीं। रूट उसका हटाने के लिए क्यूब ही निकालें, क्यूब से ही मल्टीप्लाई करें, घन निकालें। जगत श्रेणी का अगर हम घन निकालेंगे तो फिर निकल जाएगा, जगत श्रेणी आ जाएगी। लेकिन स्क्वायर करने से उसका घन रूट जब भी हटता है, घन निकालने से ही हटता है। तो जगत श्रेणी इसमें द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती। घन धारा जगत श्रेणी किसमें आएगी? घन धारा में आएगी। फिर उसके कहते हैं असंख्यता स्थान जाने पर जघन परित अनंत ये वर्गशला। यहाँ अनंत चालू हो गया। ये जो संख्या आ रही है वो अनंत हो जाएगी क्या? जगत श्रेणी का घन रूट है वो अनंत होगा क्या? नहीं, असंख्यात ही रहेगा अभी तो, क्योंकि जगत श्रेणी ही असंख्यात परदेशी अनंत परदेशी है ही नहीं। और उसमें भी उसका हम अगर घनमूल निकाल रहे हैं तो बहुत छोटी संख्या हो गई। उसके बहुत सारे स्थान जाने के बाद भी जघन्य परित अनंत की वर्गशलाका आई है। ये वर्गशलाका क्या, कौन सी संख्या होगी? जघन्य परित अनंत हो जाएगी क्या? मध्यम असंख्यात असंख्यात। मध्यम असंख्यात असंख्यात। बहुत अच्छा। फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत के छेद आएंगे।
फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन परित अनंत का वर्गमूल आएगा, सॉरी वर्गमूल आएगा। फिर एक स्थान जाने पर जघन परित अनंत आएगा। फिर असंख्यात स्थान जाने पर एक स्थान जाने पर जघन युक्त संख्यात आएगा, जो कि जघन परित संख्यात पर पावर जघन परित संख्यात होता है, जघन युक्त संख्यात। फिर एक स्थान जाने पर जघन अनंत अनंत आएगा। फिर क्या करें, अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जीव राशि की वर्गशला का अर्धछेद आएंगे, फिर वर्गमूल आएगा। फिर एक स्थान जाने पर जीव राशि आई। जीव राशि आएगी। जीव राशि कितनी है? मतलब ये एक ही जगह लिख दिया है ना, ऐसे कि अनंत अनंत जगह जाते हुए वर्गशला का आएगी, फिर अनंत अनंत बार जाते हुए वो अर्धछेद आएंगे, फिर अनंत अनंत जाते हुए वर्गमूल आएगा। वो एक ही जगह लिख दिया मतलब। हाँ, एक ही जगह लिख दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद आएगी जीव राशि। जीव राशि कैसी है, कौन सी अनंत है? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत है। तो ये अक्षय अनंत हम लोगों ने उस समय समझा था। जघन अनंत अनंत तो चालू हो गया, लेकिन जघन अनंत अनंत के बाद ये सारे अक्षय अनंत हैं। जघन अनंत अनंत के बाद से लेकर के जीव राशि जहाँ आ रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीव राशि के कुछ पहले हो सकता हो अक्षय अनंत आया हो। प्रॉपर कहाँ पर आया ये तो आगम में नहीं आया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाई काफी स्थान जाने के बाद ही अक्षय अनंत राशि। एक बार वापस बोली ना ललिता जी, समझ में। जीव राशि अक्षय अनंत है ना? अक्षय अनंत है ना जीव राशि। हाँ हाँ। कितनी है जीव राशि टोटल? 16 भाग प्रमाण। 16 भाग। उसमें संसारी राशि कितनी है? 29 नहीं, अच्छा 16 राशि तो 16 है, पूरी संपूर्ण राशि तो 3 घट करके 13 है। 13 में मतलब निगोद राशि कितनी है? 11 है, और एक सिद्धू की है, और एक 2 त्रस्त ये तो अनंत निगोद जीव राशि और सिद्ध प्रमाण। तेरे भाग प्रमाण तो सिद्ध राशि, तेरे भाग प्रमाण तो सिद्ध राशि है, और 3 भाग प्रमाण निगोदिया की है, 16 भाग राशि है। ऐसा मुझे कुछ याद पड़ रहा है। 13 तो सिद्ध भगवान सिद्ध की हैं, और 3 जो है वो निगोदिया की हैं, और 16 राशियां थी। 16 राशि कुल प्रमाण 16 राशि है। 13 जो जीव राशि है सबकी सब निगोद राशि से बहुत थोड़ी सी त्रस्त राशि है ना? सारी 11 राशि निगोद है, 11 निगोद है और 2 त्रस्त राशि। तो वहाँ पर ये जीव राशि, यहाँ जो जीव राशि आई है ये कौन सी है? 16 है कि 13 है कि 11, कौन सी है? ये 16 राशि संसारी और सिद्ध भगवान सिद्ध की दोनों की मिला के है ना, क्योंकि जीव राशि लिख रहे हैं यहाँ पर, मुक्त या संसारी राशि नहीं लिखे हैं, जीव राशि लिखे हैं। तो इससे मतलब ये है कि ये 16 प्रमाण है। 16 को आगे पीछे और कुछ नहीं लगाना है, 16 बस 16 प्रमाण भी नहीं बोलना, 16 है। जीव राशि कितनी है? 16 है। इस तरह से हम लोगों को प्रमाण भी नहीं। 16 13 ये क्या हुआ मतलब? कुछ नहीं, बस एक जैसे 12 इंच का 1 फीट होता है, ऐसा क्या है कि 12 इंच का 1 फीट होगा भाई? 12 इंच को 1 किलोमीटर कर देते, 1 मीटर कर देते। तो वही चीज है, ये ऐसा आगम में बस और कुछ नहीं है कि भाई सारी जीव राशि कितनी है? तो 16 है, उसमें 3 तो सिद्ध है और 13 संसारी राशि है। ऐसा आया है राशि का, ऐसा आया फिर निगोद राशि 11 त्रस्त राशि 2 हुई क्या? हाँ, 13 में सारी अधिकतर तो निगोद ही है। ये लोग कह रहे हैं 2 राशि 11 और 2 है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगी। ये आपका ही लिखाया हुआ, मेरे को तो याद नहीं था, देख के बोली हूँ। हाँ तब ठीक है, जब हाँ नेचुरली आप मेरा ही बताया हुआ बोल रहे होंगे। तो 13 राशि में ज्यादा तो कौन सी है भाई? निगोदिया ही राशि जीव ज्यादा है ना, ज्यादा तो निगोद ही है।
अब देखिए कि अनादि काल से जीव मोक्ष जा रहा है, तब भी सिद्धों की राशि कितनी है? 3 है, और यहाँ पर 11 राशि निबोध की है। हम सोचिए कब तक मोक्ष जाता ही रहेगा। होती ना बहुत सारी शंकाएं मन में आती कि एक दिन तो खाली होगा ही, एक दिन तो खाली होगा ही। अब कब से समय है, कब से सिद्ध हो रहे हैं, क्या पता हम लोग को तब से। लेकिन अभी तक संसारी राशि कितनी, जीव सिद्ध राशि कितनी है? मात्र 3 ही है, जबकि निबोधिया राशि अभी भी 11 है। वो 11 ही बनी रहेगी। निबोधिया राशि हमेशा 11 बनी रहेगी, सिद्ध राशि हमेशा 3 बनी रहेगी। जीव राशि से ये क्या कह रहे हैं? अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से पुद्गल राशि की वर्षला का, फिर अनंत 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 स्थान अब जा रहे हैं। ये अनंत स्थान यद्यपि सच्चे अनंत हैं, पर है तो अनंत ही। कैसे आया था अनंत? थोड़ी भावभाषा याद होगी सबको कि किस तरह से करने से अनंत आया था। 6 राशि मिलाने पर, फिर 4 राशि, फिर उसकी सलाकात्रय निष्ठापन करने पर, सलाकात्रय निष्ठापन याद होगा कितनी कठिन चीज थी। वैसे वैसे करने पर अनंत आया था, ऐसे नहीं आ गया था अनंत। वैसा अनंत अनंत स्थान, वैसा उतना बार वर्ग 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 कर करके, अनंत अनंत बार वर्ग कर करके, जीव राशि का वर्ग कर करके, तब कहते हैं पुद्गल राशि की वर्गशला का आएगी, अर्धछेद आएगा, वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर पुद्गल आएगा। अब ये कितनी संख्या है, क्या है? भावभाषा के भी बाहर चीज है। भावभाषा भी करने में उतने दिमाग में ताकत ही नहीं है कि इसकी भावभाषा कर सके। फिर पुद्गल, जीव राशि से पुद्गल कितना ज्यादा हो गया। अब पुद्गल से भी ज्यादा क्या है? तो कहते 3 काल का समय। अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से 3 कालों के समयों की वर्गशला का, अर्धछेद, वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर 3 काल के समय। इसमें हम लोगों ने समझा था वर्तमान समय तो एक समय का है, भूतकाल, वर्तमान, भूतकाल भविष्य काल से बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा, क्योंकि भविष्य तो भी अनलिमिटेड है। भूतकाल छोटा होता है कि भविष्य काल छोटा होता है? भविष्य काल छोटा होगा, भूतकाल भविष्य कैसे छोटा होगा? भविष्य तो आते ही जाएगा। भूतकाल छोटा होगा, भविष्य काल तो मालूम ही नहीं कि अनंत है। हाँ, अगर भविष्य काल को छोटा कर देंगे तो हम तो काल का अंत ला दिए। क्या कह दिए? भाई भूतकाल में जितना समय बीता है अब उससे छोटा काल रह गया, खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? काल का ही अंत हम ले आएंगे। इसलिए हमेशा भूतकाल छोटा होता है, भविष्य काल बड़ा होता है। वैसे वो भी अनादि से है और ये भी अनंत काल तक चलेगा, तो वैसे बड़ा छोटा, लेकिन फिर भी अगर कोई भावभाषा करना चाहे भाई कितना काल बीत गया, कितना काल बाकी है, तो फिर भूतकाल से भविष्य काल की सीमा ज्यादा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से आकाश प्रदेशों की वर्गशला का, अर्धछेद, वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, केवल एक मोती की माला जैसे खड़ी कर दे सीधी खड़ी, वैसे आकाश के प्रदेश श्रेणी रूप से। अब केवल श्रेणी रूप से आकाश के प्रदेश देखें, 3 काल के समय का से कितना बड़ा है। वर्गशला का निकली, अर्धछेद निकला, वर्गमूल निकला, फिर मात्र एक आकाश है। यहाँ पर आकाश कौन सा है जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं? लोकाकाश, जिसमें केवल आकाश होता है, वो आकाश है ना? आकाश की आकाश है। हाँ, लोकाकाश, अलोकाकाश मिला के आकाश। तो ये क्योंकि एक मोती की माला जैसे सीधी खड़ी कर दे, तो कहाँ से कहाँ खड़ी कर दें? कहाँ आकाश की शुरुआत कहाँ है, आकाश का अंत कहाँ है, कहाँ से कहाँ खड़ी कर दें? तो देखो ये कितना बड़ा है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, ये केवल श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश कितने बड़े हैं। 1D जिसको कहेंगे 1 डायमेंशन, एक दिशा में। फिर उसको आकाश को मल्टीप्लाई, आकाश श्रेणी को गुना श्रेणी, तो जब प्रतर आकाश हो गया, प्रतर आकाश के प्रदेश 2D, वो उसके वर्ग करने से आ जाएगा। आकाश का 1D को वर्ग करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो गए प्रतर आकाश के प्रदेश। अब उससे भी ज्यादा
अनंत अनंत स्थान जाने पर। इसको इतना ये अनंत अनंत बार बार इसको पढ़ने से क्या फायदा हो रहा है? अरे तो और भाषना हो रही है कि भाई इतना जा रहा है, भाषना हो रही है। पीयूष तो अभी फोन की संगीता बाई को, मेरा फोन उठाई नहीं। पहले सविता एक बार उठाई थी, सविता की बेटी उठाई थी, सविता को फोन की थी तो बोला मम्मी तो सो रहा है, तो बोला पीयूष से बात करो, बोला पीयूष तो पता नहीं कहीं बाहर गया है। तो मैं बोले आज आने वाला था ना, तो बोला पता नहीं हमको, तो शायद रात में आएगा। बात हो गई संगीता बाई हमारे से बात को नहीं थे, पत्तो करके बताइए। तो अभी संगीता बाई का फोन आया था कि पीयूष अब बाहर गाड़ी में बैठे तो कल सुबह को। मंजू भाभी म्यूट कर लीजिए आप। इससे क्या हो रहा, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इतना, जब हमारे कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा? तो पकड़ में कुछ भी नहीं आते हुए भी हमको इतना तो समझ में आ ही रहा कि क्या अद्भुत चीज है और कितनी बड़ी है। जब इन चीजों, सब कोई म्यूट कर लें प्लीज। जब इन पुद्गल जीवराशि काल के समय आकाश के प्रदेश इनकी यह हालत है, तो जो अविभाग प्रतिच्छेदों का जब कथन चलेगा तो वो कितने ज्यादा होंगे। अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं? इसका विभाग का वो सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा जिसका आगे और कोई सत्यांश नहीं हो और कोई अंश नहीं हो। सत्यांश अविभाग प्रतिच्छेद वास्तव में द्रव्य रूप चीज नहीं है कि वो जो हम लोग समझाने के लिए मिश्री वगैरह का उदाहरण देते हैं, वो तो उदाहरण है ना। वैसा नहीं समझ के हम लोग बैठेंगे, दूध का उदाहरण देते हैं, मिश्री का, गुड़ चीनी मिश्री का दे देते हैं, तो वहाँ ऐसा लगाना नहीं है। वो तो समझाने के लिए समझाया गया कि भाई कैसे अविभाग प्रतिच्छेदों में बढ़ोतरी होती है। तो चीजों में जब चीनी में लगाते हैं तो उसमें मिठास की बढ़ोतरी हो जाती है, दूध में लगा रहे हैं तो घी की बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ पर वो नहीं लगा, यहाँ पर सत्यांश का भाव रूप चीज है, सत्यांश का है ना। अविभागी प्रतिच्छेद माने उससे कम शक्ति का नहीं पाया जाना। अविभाग प्रतिच्छेद सत्यांश का सबसे छोटा टुकड़ा और उसका विभाग नहीं, अविभाग जिसका और विभाग, यानी उतनी शक्ति तो पाई ही जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से धर्म धर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्षला का अर्थछेद वर्गमूल फिर एक स्थान जाने पर। आप लोगों को याद होगा वहां पर 6 राशि मिलाई गई थी, धर्म के अविभाग प्रतिच्छेद, अधर्म के अविभाग प्रतिच्छेद, है ना, सारे मिलाए गए थे। तो 6 राशि मिलाई गई थी। तो यहाँ पर ये सारी राशियां अब, क्योंकि अब ये सब जितनी आ रही है सब चूंकि आकाश के प्रदेश से ही आ गया, वहां पर अच्छे अनंत चालू हो गया है। धर्म धर्म गुरु के अगुरु लघु गुरु के अविभाग प्रतिच्छेद आएंगे। फिर अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से एक जीव के अगुरु लघु गुरु के अविभाग प्रतिच्छेद। हमारे में सत्यांश के कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, देखें कितनी दूर आकाश का, जो कि सब आकाश अनादि और अनंत अंतहीन है। अनादि अनंतहीन, ना तो इसका कहीं पर शुरू है ना कोई अंत है आकाश का। ऐसे आकाश के प्रदेश से भी ज्यादा तो धर्म धर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद हुए, और उनसे भी अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अधिच्छेद और वर्गमूल फिर एक स्थान जाने पर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद। अगुरु लघु गुण से क्या होता है? जीव के षट्गुणी हानि वृद्धि, नहीं तो कुटस्थ हो, नहीं तो जीव कुटस्थ हो जाएगा। जीव कुटस्थ, वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्या अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात वृद्धि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण वृद्धि है, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण अनंत गुण वृद्धि। इसी तरह से इसकी हानि आ जाएगी, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि,
संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। अगुरु लघु गुण क्या करता है? कुटस्थ नहीं षडगुणी हानि वृद्धि। षडगुण हानि वृद्धि क्या चीज में करता है? जीव को कर देता है क्या? बड़ा छोटा उसकी आत्मा को कर नहीं, देता है क्या? जीव जिससे कुटस्थ नहीं हो पाता। कुटस्थ नहीं होता, वो तो कुटस्थ नहीं हो पाता। ये अगुरु लघु गुण क्या करता, किसमें करता है? षटगुणी हानि वृद्धि किसमें हो रही है? ज्ञान में, शुद्ध शुद्ध द्रव्यों में, हर समय द्रव्यों में, हर समय द्रव्यों में, शुद्ध- सब में हो रही, द्रव्य में हो रही है। द्रव्य में, गुण में, शुद्ध द्रव्यों में अगुरु लघु, शुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य ये अर्थ शुद्ध ये अर्थ शुद्ध द्रव्यों में अगुरु पर्याय लघु है। ये हानि वृद्धि। अर्थ की सूक्ष्म स्वाभाविक पर्याय है। मेरा प्रश्न ये है, जो अगुरु लघु गुण आप लोग कहते हैं षटगुणी हानि वृद्धि करता है, कुटस्थ नहीं होने देता है, तो किस चीज को नहीं होने देता? किसमें करता षटगुणी हानि वृद्धि? ज्ञान में, द्रव्य में करता दीदी, शुद्ध द्रव्य में, शुद्ध द्रव्यों में लिखो, शुद्ध द्रव्यों में, शुद्ध द्रव्यों में अगुरु लघु। शुद्ध द्रव्य में द्रव्य की थोड़ी हानि वृद्धि करेगा, किसमें कर रहा हानि वृद्धि? जीव में। समय हो गया है, आप लोग पुराना ऑडियो चिंतन करके आज समाई करिएगा सुबह। अरे भाई द्रव्य में करेगा तो द्रव्य थोड़ी ऊंचा नीचा हो जाएगा, है ना? चिंतन करके आइएगा कि षटगुणी। देखिए हम लोग है ना कितना, मैं भी भूलती हूँ, आप ही नहीं भूलते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। देखिए ये तो, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ इसका प्रकरण नहीं था कि हमको अगुरु लघु गुण समझाना था, लेकिन बस हुआ कि भाई बार बार बताने से क्या होता है ना, चीजें याद हो जाती है। ऐसे कितना अच्छा बताई हुई चीज जरा जल्दी याद होती है। दीदी ये ठीक होगा? संसारी जीव में कषाय के कारण हानि वृद्धि होती है, तो ये अगुरु लघु ये होगा क्या? और एक ये नाम प्रकृति का है, ये तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं। हम तो यहाँ पर लोगों ने कहा नहीं, उस दिन हमने 3 कारण बताए थे। नहीं, एक तो अवस्था में एक संकोचित कार्य आप ही के प्रश्न को, आप ही के उत्तर को मैं प्रश्न बना रही हूँ। आप लोग कह रहे हैं षटगुणी हानि वृद्धि होती है, ठीक है, मान लिया उसमें होती है। आप कहते हैं कुटस्थ नहीं होने देता, किसको कुटस्थ नहीं होने देता? जीव को कुटस्थ नहीं होने देता, तो षटगुणी हानि, क्योंकि हर जीव में कम से कम ज्ञान, मतलब रति कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसमें ज्ञानावरण का कुछ है नहीं, कुटस्थ नहीं होने देता। मतलब क्या मतलब संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जिसके अंदर ज्ञान का वो नहीं हो, मतलब तो जीव कुटस्थ तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसी से लिंक करेंगे क्या, पता नहीं। चलिए कल बताएंगे, आप लोग है ना चिंता। कल देखिए हम लोग है ना कितना जल्दी सब चीज भूलते हैं ना, सबके साथ ही है, कोई बात नहीं। आज तो बड़ी जल्दी उतनी बताया जाएगा तो उतनी जल्दी याद होता जाएगा। सुन के जल्दी याद होता है, पढ़ के जल्दी याद नहीं होता है। चलिए जिनवानी स्तुति कर रहे हैं कोई क्या? बहुत दिन हो गया, अच्छी सी जिनवानी स्तुति अच्छे से गले में सुनाइए। खूब घूम के आए ललिता जी, आपने खूब यात्राएं करी है, खूब पक्षाल जी करे, भाई साहब को खूब कराया। हाँ सारे ही काम हुए, रिश्तेदारों से भी मिले, हाँ हो गई, डॉक्टरों का भी चक्कर रहा, सभी रहा, कुल मिला के सारी चीज थी, इसीलिए इतना लंबा समय लग गया। स्वास्थ्य तो अच्छा रहा ना पूरे टाइम? ये संभव है क्या मेरे लिए? बहुत क्रोसिन खा के करी, क्रोसिन खाती गई करती गई, क्रोसिन खाती गई करती गई, बस निकल गया समय। पर बहुत सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी, सुर नर मुनि सभी तेरी सुकीर्ति गावी,
तुम भक्ति में मगन हो तो भी न पार पाए। इस गाढ़ मत में तुमको अता अपना स्वरूप भी तो नहीं मालूम। ये कर्म शत्रु जननी हमको सदा सताते, गति चार माई हमको नित दुख दे रुलाते। तेरी कृपा से माँ कुछ हम तुम तरस ज्ञान बख्शी निधि कर। हे मातु तुम चरण में हम शीश को झुकाएं तो ज्ञान पानी सरस्वती तू जिन देव की दुलारी, स्वाद्वाद नाम तेरा ऋषियों की प्राण प्यारी। बोल दीवानी माता की जय। ज्ञान की स्थिति बता दें। दो करते हैं ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र, ललिता जी सबको को जय प्रिंसिपल सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सबको जय वंदना। जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम दीदी, सभी प्रणाम जय सबको जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र।